नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल जीएसपी एकेडमी में। साथियों, आज हम लोग चर्चा करेंगे लैंगिक प्रजनन के बारे में, वो भी किसमें, पौधों में। जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उसमें हम लोग देखेंगे कि लैंगिक प्रजनन कैसे होता है या इन पौधों में लैंगिक जनन कैसे होता है। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक को आप लोग जान पा रहे हैं, क्लास 10th के एनसीईआरटी बायोलॉजी का लाइफ प्रोसेस चैप्टर का एक टॉपिक है ये, लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन होता क्या है? लैंगिक प्रजनन नर व मादा युग्मक के मिलने से होता है। नेक्स्ट पॉइंट, नर व मादा युग्मक के मिलने के प्रक्रम को निषेचन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, संतति में विभिन्नता उत्पन्न होती है। कहने का मतलब ये जो है, नर और मादा युग्मक जब आपस में मिलते हैं तो इनसे क्या होता है कि यह प्रक्रिया फर्टिलाइजेशन अर्थात निषेचन कहलाती है। जबकि इसमें क्या है, संतति में विभिन्नता उत्पन्न होती है। तो कहीं ना कहीं ये क्यों ऐसा होता है? क्योंकि लैंगिक प्रजनन करने वाले जितने भी जीवधारी होते हैं या वनस्पतियाँ होती हैं, कोई ऐसा नहीं है कि जितने भी उनसे संतान उत्पन्न होंगे सभी संतान एक जैसे या फिर एक समान रंग रूप के हों। कुछ ना कुछ विभिन्नताएं आ जाती हैं, जो फिर आगे ये विभिन्नताएं जैव विकास में या फिर विकासशील पद्धति में सहायक होती हैं या उनके अध्ययन में सहायक होते हैं। नेक्स्ट इसमें है पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन का मतलब क्या होगा? फूल पौधे का जनन अंग है। यानी कि चाहे जो पौधा हो, अगर फ्लावरिंग प्लांट्स है तो उसमें जो पुष्प है वो क्या है? फूल पौधे का जनन अंग माना जाता है। उसके 4 भाग होते हैं मुख्य रूप से। एक होता है कैलिक्स, एक होता है कोरोला, एक होता है एंड्रोसियम, एक होता है गायनोसियम। यानी कि यहाँ जो है कि एंड्रोसियम और गायनोसियम ये दोनों क्या है? जनन अंग माने जाते हैं। यही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बाकी तो हेल्पिंग का कार्य करते हैं। तो एक फूल के मुख्य भाग बाह्यदल, मतलब वही जो हमने बोला कैलिक्स। दूसरा है पंखुड़ी, मतलब कोरोला। तीसरा है स्त्री केसर, मतलब वही गायनोसियम। एवं पुंकेसर का मतलब एंड्रोसियम इंग्लिश में। ये चीज़ें इसको हमने इंग्लिश में पहले बताया, तो है क्या? उसका हिंदी है। आगे देखा जाता है फूल के प्रकार। फूल के प्रकार जो होते हैं, ये जो फूल होते हैं मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है उभयलिंगी, एक होता है एकलिंगी। उभयलिंगी को मतलब क्या कहेंगे? द्विलिंगी कहा जाता है। उभयलिंगी स्त्री केसर व पुंकेसर दोनों उपस्थित होते हों। कहने का मतलब क्या है कि वे पुष्प जिस पे स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों भाग मौजूद होता हो या विद्यमान होता हो या पाया जाता हो, उसे क्या कहा जाएगा? उभयलिंगी पुष्प या द्विलिंगी पुष्प कहा जाता है। दूसरा पॉइंट है एकलिंगी पुष्प। एकलिंगी पुष्प का मतलब क्या होगा कि वे पुष्प जिसमें या तो स्त्री केसर विद्यमान हो या फिर पुंकेसर विद्यमान हो, दोनों में से कोई एक, तो ऐसे पुष्प को हम एकलिंगी पुष्प कहते हैं। अगर स्त्री केसर का भाग विद्यमान है तो ऐसे पुष्प को हम मादा पुष्प कहेंगे। अगर क्या है, पुंकेसर का भाग विद्यमान है तो ऐसे पुष्प को नर पुष्प कहा जाएगा। उदाहरण पपीता, तरबूज। यह आगे दिया गया है पुष्प की संरचना, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर या डायग्राम ऑफ फ्लावर। देखा जाए कितने अच्छे तरीके से ये फिगर आप लोगों के समझ प्रस्तुत किया जा रहा है। ये देख पा रहे हैं ऊपर जो है परागकोश, उसके बाद फिर क्या है, नीचे जो है ये फिलामेंट है उसका, यानी कि तंतु है। ये दोनों भाग पुंकेसर कहलाते हैं। और ये जो परागकोश होता है, परागकोश द्विपालिक होता है, यानी कि 2 कोष्ठों युक्त होता है। और एक पाली में 2 कोष्ठ होते हैं, दूसरे पाली में 2 कोष्ठ होते हैं। इस प्रकार से ये कहा जा सकता है या होता है कि एक परागकोश के अंदर 4 कोष्ठ होते हैं। इस वजह से इसकी संरचना जो बनती है ये चतुष्ठीय बनती है, चतुष्ठीय संरचना बनती है। इसको लघु बीजाणु धानी के नाम से जाना जाता है। और इसके कई स्तर होते हैं, कई स्तरों से आस्तरित रहता है। इसके अंदर जो एकदम एक अंतिम परत है उसको टेपिटम बोला जाता है। और टेपिटम ही क्या कार्य करता है? उस जो पॉलन पार्टिकल्स होता है उसको न्यूरिशमेंट प्रोवाइड कराता है, यानी कि पोषण प्रदान कराता है, जिससे कि पॉलन पार्टिकल्स का डेवलपमेंट अच्छे से हो सके। आगे इधर राइट हैंड साइड में आप देख पा रहे हैं ये क्या है? स्त्री केसर का भाग। स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं, वार्तिकाग्र। यहाँ
वृत्तिका लिखा गया है, इसको हम लोग वर्तिका के नाम से भी जानते हैं। तो ऊपर क्या है, वर्तिकाग्र है, नीचे मिडिल वाला क्या है, वृत्तिका, मतलब यहाँ होगा वर्तिका। नीचे उभरा हुआ भाग अंडाशय होता है, और अंडाशय के अंदर क्या है, बीजांड पाए जाते हैं ये चीज़ें। आगे जो ये ग्रीन वाला भाग नीचे सबसे जो पुष्प को आधार प्रदान कराता है वो बाह्यदल है, और उसके बाद जो पुष्प का ये रंग बिरंगा भाग है, जो मनमोहक भाग माना जाता है, वो है पंखुड़ी, जिसको हम लोग कोरोला के नाम से जानते हैं, ये है। आगे देखा जाता है, आगे क्या है, फार्मेशन ऑफ सीड, यानी कि बीज निर्माण की प्रक्रिया, कैसे कैसे इसमें सीड का फार्मेशन होता है ये देखा जाए। पहला पॉइंट है, पराग कोश में उत्पन्न परागकण हवा पानी या जंतु द्वारा उसी फूल के वार्तिकाग्र, अगर ऐसा है कोई पौधा द्विलिंगी है, कोई पुष्प द्विलिंगी है, तो उसमें क्या है, परागण जो होगा वो स्वपरागण होगा, क्योंकि उस वहाँ पराग कोश से परागकण निकल करके सेल्फ ही कहाँ है, फीमेल जो या स्त्री केसर का जो भाग वार्तिकाग्र है उसी पर जा पहुँचते हैं, और उसके बाद यह क्रिया क्या कहलाती है, स्वपरागण कहलाती है। और बाकी अगर जिसमें ऐसा नहीं है, जो पुष्प एक लिंगी है, उनमें क्या है, किसी बाह्य कारक की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए वहाँ पर होने वाले परागण को परपरागण बोला जाता है। परागण मीन्स होता है पराग कणों का गमन एक स्थान से दूसरे स्थान, अर्थात क्या है, परागकोश से स्त्री केसर के वार्तिकाग्र तक जाना ही परागण कहलाता है। यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वपरागण, एक होता है परपरागण। चलिए ठीक है, इसमें आगे देखते हैं। परागकोश में उत्पन्न परागकण हवा पानी या जंतु द्वारा उसी फूल के वार्तिकाग्र, मतलब उसी पुष्प के वार्तिकाग्र पर जब होगा तो क्या कहलाएगा, स्वपरागण, या दूसरे फूल के वार्तिकाग्र, तो इसको क्या कहेंगे, परपरागण, पर स्थानांतरित हो जाते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है, परागकण से एक नलिका विकसित होती है जो वर्तिका से होते हुए बीजांड तक जाती है, तो उस नलिका को क्या कहेंगे, पराग नली कहा जाता है। कैसे होता है, जब परागण हो जाता है तो परागकण अंकुरित होते हैं, और अंकुरित होते हैं तो जो जनन छिद्र इस पे पाया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग परागकण के बारे में चर्चा करेंगे, परागकण की संरचना के बारे में चर्चा करेंगे। NCERT लेसन सेकंड का जो वीडियो बनेगा इंटरमीडिएट का 12th का, उसमें हम लोग डीप में चर्चा करेंगे। अधिकांशतः क्लास 10th या फिर 12th के बच्चों के लिए भी ये उपयोगी है, लेकिन है क्या कि 12th का लेवल थोड़ा सा स्टैंडर्ड होता है, इस वजह से 12th के विद्यार्थियों के लिए हम अलग से भी वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। आगे देखते हैं, परागकण से एक नलिका विकसित होती है जो वर्तिका से होते हुए बीजांड तक जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, अंडाशय के अंदर नर व मादा युग्मक का निषेचन होता है तथा युग्मज का निर्माण होता है। नेक्स्ट पॉइंट, युग्मज में विभाजन होकर भ्रूण का निर्माण होता है। बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होकर बीज में बदल जाता है। कहने का मतलब युग्मज का निर्माण कहाँ होगा, तो जब नर और मादा युग्मक दोनों आपस में मिलते हैं ओवरी के अंदर, तो क्या है, वो घटना निषेचन कहलाती है। निषेचन के थ्रू युग्मज का निर्माण होता है, और यही युग्मज आगे चल करके इम्ब्रियो का रूप धारण करता है, और इम्ब्रियो क्या है, वो ओवरी जो होता है यही फूल करके इम्ब्रियो का रूप धारण कर लिया, और इसके अंदर जो बीजांड पाया गया उससे क्या है, बीज का निर्माण हो जाता है। आगे देखते हैं, युग्मज में विभाजन होकर भ्रूण का निर्माण होता है। बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होकर बीज में बदल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अंडाशय फल में बदल जाता है, जो हम बता चुके हैं अभी आपको। अंडाशय फल में बदल जाता है तथा फूल के अन्य भाग झड़ जाते हैं। आगे देखा जाए, ये फिगर किसका है, वर्तिकाग्र पर परागकणों का अंकुरण है। ये ऊपर वाला भाग है वर्तिकाग्र, और इस पर क्या है, परागकण पहुँचे, क्या हो गया, परागण हो गया। परागण हो जाने के बाद क्या होता है, पॉलन पार्टिकल्स जर्मिनेट करते हैं, जिनसे क्या है, एक ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम पॉलन ट्यूब कहते हैं। और इस ट्यूब के द्वारा जो परागकण होते हैं वो कहाँ पहुँचते हैं, जर्मिनेट होने के बाद ये पहुँचते हैं मादा युग्मक से मिल जाते हैं। जैसे ही मादा युग्मक से मिलते हैं तो यह घटना क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है। और निषेचन हो जाने के उपरांत क्या होता है, युग्मज का निर्माण होता है, और यही युग्मज आगे चल कर के इम्ब्रियो का रूप धारण करता है, और इम्ब्रियो पुनः जो है वो एक फल का रूप
धारण कर लेता है। इस प्रकार से यहाँ पर क्या है, वार्तिकाक पर परागकणों का अंकुरण दिखाया गया है। नीचे अंडाशय, ऊपर क्या है, परागनली, उसके ऊपर नरयुग्मक क्या है, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होने पर उसी के ट्यूब के द्वारा मादा युग्मक से नर युग्मक जाकर के मिलते हैं। ऊपर क्या करा गया, परागण, किस पर, वार्तिकाग्र पर। तो इस प्रकार से जो है ये डायग्राम आप लोग समझ पाए होंगे। और ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।